हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। मैं राजेंद्र सांगला। इस सेशन में हम कक्षा 10 कीर्ति का भाग 2 पुस्तक के अध्याय संख्या 2 जिसके लेखक है कमलेश्वर, और कमलेश्वर जी द्वारा हमारी पाठ्य पुस्तक में जॉर्ज पंचम की नाक एक व्यंग रूप में लिखा गया लेख है, उसे हम पढ़ना है। अब इससे पहले हमने पढ़ा कमलेश्वर जी के जीवन परिचय के बारे में, और साथ में जो जॉर्ज पंचम की नाक है उसका सारांश हम लोगों ने पढ़ लिया था। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा बच्चों। तो इस सेशन में हम लोग क्या देखने वाले, इस सेशन में हम जॉर्ज पंचम की नाक, जॉर्ज पंचम की नाक, जॉर्ज पंचम की नाक जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ जब भारत नई दिल्ली में आती है, जोरों शोर से उनका स्वागत के लिए जो तैयारियां चली हुई होती हैं, तो उनके बारे में इन्होंने बहुत ही कटाक्ष से, और साथ में सत्ता में जो लोग रह रहे हैं, जो आज भी अंग्रेजी जो हुकूमत है उसके नीचे दबे हुए हैं, उसकी चापलूसी करने वाले हैं, उन पर बहुत ही अच्छे से तंज कसा है, यानी कटाक्ष किया है। अब ये जो जॉर्ज पंचम की नाक है, ये नाक आपको दिखाई दे रहा है, सारा खेल इसी का है, इस नाक का। यह जो नाक है इसे इज्जत का प्रतीक माना जाता है समाज में, और लोग इसी इज्जत के लिए जी रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें कोई भी कार्य करने से पहले उसे अपनी इज्जत की सूझती है कि इज्जत कहीं मेरी खराब न हो जाए। तो कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों, यहाँ जो भी लिखा हुआ है वो नाक के ऊपर लिखा है। क्यों? जॉर्ज पंचम साहब की नाक जो उसकी प्रतिमूर्ति थी, जब अपनी पत्नी के साथ आते हैं तो आने वाले होते हैं, तो जब उनकी नाक किसी कारण से पता नहीं कैसे टूटी, या कोई पत्थर से किसी ने तोड़ दी, या ऐसे कुछ हो जाता है, तो कि नाक गायब हो जाती है उस मूर्ति से, उस मूर्ति से। तो उसको लगाने के लिए बहुत मूर्तिकारों को बुलाया जाता है, 1-2 मूर्तिकार को बुलाया जाता है, फिर जिंदगी नाक की मूर्ति अंत में लगाई जाती है। उसके प्रतिमूर्ति में जो तालाब था उसको बिल्कुल अच्छे से साफ करके उसके रवाब निकाल करके उसमें साफ पानी भरा जाता है, जिससे कि वो नाक सड़े नहीं या नाक सूखे नहीं। इसके बाद हम पढ़ेंगे जॉर्ज पंचम की नाक से संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न उनके बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों इसे अच्छे से पढ़ना। अब इसे अच्छे से पढ़ लोगे तो इससे संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उनको हमें दिक्कत नहीं आएगी समझने में, ना ही उसको याद करने में समझ में आएगी दिक्कत आएगी। अब देखो, इससे पहले हम लोगों ने देखा था क्या, जीवन परिचय देखा था, और साथ में ही जॉर्ज पंचम की नाक से संबंधित हमने सारांश पढ़ लिया था कि जॉर्ज पंचम की नाक है वह किससे संबंधित लिखा गया है। तो इसमें कुछ मुहावरे, नाक कटना, नाक काटना, कुछ प्रसिद्ध मुहावरों के बारे में बातें किया गया है। अब यह बच्चों में यह सब कहाँ पढ़ने को मिलता है, यह हमारी पाठ्य पुस्तक है कीर्ति का भाग 2। तो ध्यान रखना बच्चों, कक्षा 10 कीर्ति का भाग 2 पुस्तक अध्याय संख्या 2 है, जिसके लेखक का नाम क्या है, कमलेश्वर। कमलेश्वर जी ने क्या लिखी थी, जॉर्ज पंचम की नाम। तो इस सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग जॉर्ज पंचम की नाक जो मूल पाठ है उसे हम देखने वाले हैं। तो ध्यान से समझना बच्चों, मैं एक एक लाइन को 2-2, 3-3 बार रिपीट करूंगा, वो इसलिए कि आप लोगों को याद हो जाए। अब आपसे कोई पूछ ले कि जॉर्ज पंचम की नाक किसने लिखा, तो ध्यान रखना लेखक का नाम क्या है, कमलेश्वर जी। कौन है? कमलेश्वर जी। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों हम लोग क्या देखने वाले, क्या पढ़ने वाले हैं, जॉर्ज पंचम की नाक, और किन के द्वारा लिखित है, कमलेश्वर जी के द्वारा लिखित है। अभी इन्होंने व्यंग रूप में लिखा है। पहले तो हम थोड़ा पाठ के सारांश के बारे में पढ़ लें, यानी कि इन्होंने जो जॉर्ज पंचम की नाक लिखा उसमें लिखा क्या है। हमारे समाज में नाक इज्जत का प्रतीक है। बात तो सही है, यानी कि कहते हैं ना, मेरी नाक की लाज रखना, मेरी इज्जत रखना, मतलब नाक को इज्जत का प्रतीक माना। कहते हैं नाक कट गई इसकी, तो अब ये क्या करेगा। काफी बार होता है ना, किसी का लड़का भग जाता है, किसी की लड़की भग जाती है, तो कहते हैं इसकी इज्जत तो माटी में गई भाई, इसकी तो इज्जत माटी में, ये गाँव में बैठने लायक नहीं, ये शहर में बैठने लायक नहीं, कैसे जिएगा ये। तो वो बात है, नाक को इज्जत का प्रतीक माना जाता है। इतना ही नहीं, नाक से जुड़े अनेक मुहावरे भी हिंदी में प्रचलित, जिसमें नाक कटना, नाक काटना, कहते हैं ना, मैं तो तुम्हारी नाक काट के रहूंगा, ध्यान रखना, इसकी तो नाक कट गई भाई, आप लोग कहते हो इस प्रकार से। तो ऐसे ही यहाँ पे 2 दिन बहुत सारे मुहावरे प्रसिद्ध नाक से संबंधित, बहुत सारे, जैसे आप व्याकरण की पुस्तक ओपन करते हो तो बहुत सारे मिल जाएंगे। वैसे नाक कटना, नाक काटना, नाक मतलब यानी जहाँ इज्जत शब्द आ गया, मान मर्यादा आ गया, वहाँ सब कुछ आ गया, ये मानना। इसी मुहावरे के अर्थ का विस्तार करते हुए इसका व्यंग्यात्मक उपयोग यहाँ किया गया है। कमलेश्वर ने जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में सारा व्यंग नाक शब्द पर केंद्रित करते हुए
लेखक ने अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की है। कहने का तात्पर्य क्या है, जो कमलेश्वर जी ने यहाँ जॉर्ज पंचम की नाक लिखा है व्यंग रूप से, वो सारा का सारा व्यंग किसके ऊपर आधारित है, नाक के ऊपर आधारित है। और इसमें लेखक ने अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की है। यानी कि सत्ता के आज लोग जो अंग्रेजी हुकूमत की आज भी तलवे चाटते हैं, आज भी उनकी गुलामी करते हैं, उन पर बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने व्यंग रूप में लिखा है। अपने कथ्य में सफल यह कहानी पत्रकारिता की सार्थकता को अंडरलाइन यानी रेखांकित करती ही है, साथ में व्यावसायिक पत्रकारिता के विरुद्ध भी खड़ी दिखाई देती है। कहने का तात्पर्य क्या है, यह जो कहानी है यह पत्रकारिता की सार्थकता यानी पत्रकारिता पत्रिकाओं की क्या भूमिका है उसकी सार्थकता तो हमें दिखाई देती है, साथ में व्यावसायिक पत्रकारिता के विरुद्ध भी खड़ी हमें दिखाई देती है। कथाकार के साथ साथ कमलेश्वर का सफल पत्रकार का रूप भी यहाँ दिखाई देता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इन्होंने कमलेश्वर जी ने सारिका, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर जैसे पत्रिकाओं का क्या किया, संपादन भी किया है। अब देखिए मूल पाठ, अब मूल पाठ हम पढ़ेंगे किससे संबंधित, जो बता दिया गया ये नाक है, ठीक है, इसके ऊपर सब कुछ लिखा है। इन्होंने नाक कोई केंद्र में रखा है कि नाक, दिल्ली में सब कुछ था, नई दिल्ली में सब कुछ था, लेकिन जॉर्ज पंचम की नाक नहीं थी। नालायक की नाक को किसी ने काट दिया था, यानी कि किसी ने तोड़ दिया था पत्थर से, पता नहीं है, ऐसा उल्लेख नहीं है, लेकिन नालायक किसी ने नाक काट दी थी। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मैं यानी उसके साथ, किसके साथ, अपने पति के साथ, मैं यानी क्या होता है साथ में, यानी कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। यानी कि यह उस समय की बात है जब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ नई दिल्ली के पालम हवाई अड्डे से आ रही थी, उस समय की बात है। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी, यानी पत्रकारों में उनकी, यानी कि पत्रिकाएं होती है ना, जैसे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, उजाला, इस प्रकार से उनमें उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी, उसका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। कहने का तात्पर्य क्या है, लंदन के अखबारों में क्या एक खबर फैली हुई थी कि किस प्रकार से रानी एलिजाबेथ जो द्वितीय है जब भारत, पाकिस्तान और नेपाल का जब दौरा करेगी तो क्या पहनेगी, और उसका जो जासूस है और उसका जो सेक्रेटरी है वो उन्हीं जहाँ वो जा रही है उनका दौरा पहले करने वाले थे। कारण क्या था कि पहले ही चेक कर लें कोई मतलब कहते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। आखिर कोई मजाक तो नहीं था। अब लेखक कह रहा है ये कोई मजाक नहीं था कि एलिजाबेथ द्वितीय लंदन की महारानी अपने पति के साथ भारत आ रही थी नई दिल्ली में। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, अब समय कैसा था कि फोटोग्राफरों की फौज तैयार थी फोटो लेने के लिए, एलिजाबेथ का द्वितीय का स्वागत करने के लिए, बहुत अच्छी फोटो लेने के लिए। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी। यानी इंग्लैंड की खबरों की जो कतरने थी हिंदुस्तानी खबरों में दूसरे दिन आती, यानी इंग्लैंड में आज छपी है वही खबरें हिंदुस्तान के अखबारों में कल आती थी। रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया था। करीब 400 पाउंड का खर्चा उस सूट पर आया था। यानी कि बताया गया है कि रानी ने जो सूट बनवाया था वह हल्के नीले रंग का था और उसका जो कपड़ा था वो कहाँ से मंगवाया, हिंदुस्तान से। और करीब कितने पाउंड का, करीब 400 पाउंड का क्या आया था, खर्चा आया था। यानी इंग्लैंड में जो खबरें छपती हिंदुस्तान में दूसरे दिन आती। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो रानी ने हल्के नीले रंग का जो सूट बनवाया था
उसका कपड़ा हिंदुस्तान में मंगवाया गया, वह रेशमी कपड़ा, कैसा रेशमी कपड़ा, और उस पर करीब कितना 400 पाउंड का क्या आया था, खर्चा आया था। देखो मैंने जो ब्लैक जो गहरा रंग कर रखा है ना, बोल्ड कर रखा है, वो उससे आप लोगों को ऐसा हो जाएगा कि हाँ ये तो हमें ध्यान में रखना ही रखना है। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी और अखबारों में एलिजाबेथ द्वितीय की जन्म पत्री भी छपती है। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, यानी प्रिंस फिलिप था उसके कारनामे भी छपते थे अखबार में। और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां देखने में आई। इन्हें अखबारों में प्रिंस फिलिप के साथ साथ रानी एलिजाबेथ द्वितीय के साथ साथ में उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां देखने में आई है। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। देखो शाही महल में रहने वाले कुत्तों तक की अखबारों में फोटो छपने लग गई। बड़ी धूम किसकी कि एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ आ रही है। बड़ा शोर शराबा हो रहा था। जिस संग इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही। संग तो कहाँ बज रहा था, इंग्लैंड में बज रहा था, लेकिन उसकी गूंज, उसकी आवाज, उसकी ध्वनि कहाँ आ रही थी, हिंदुस्तान में आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। राजधानी नई दिल्ली। जब कोलकाता से दिल्ली को राजधानी बनाया उस समय की बात है, 1911 के आसपास। जो रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी तो उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। यानी कि रानी एलिजाबेथ द्वितीय है, वह 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहन करके पालम हवाई अड्डे पर उतरेगी तो कुछ तो होना ही था। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया। यानी कि जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया। वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। यानी कि वह हमारे घर आ रही है तो यह क्या है, खुदा की क्या है, रहमत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं तो देखते देखते नई दिल्ली की कायापलट होने लगी, रंग रोगन होने लग गया, सुंदर बनाने लगे। यानी लोग, मतलब कहने का तात्पर्य क्या, देखो कितने अच्छा व्यंग किया, देखना। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। यानी सड़कें क्या हो गई है, जवान। यानी उसके ऊपर जो भी डामर सीमेंट होती है वो बिछा दिया गया है। और बुढ़ापे की तो धूल थी, जो बहुत दिनों से धूल आई थी, वह भी क्या हो गई है, साफ हो गई। तो कितना अच्छा व्यंग लेखक ने, यानी कमलेश्वर जी ने कितना अच्छा व्यंग कसा है। यानी करिश्मा तो यह था, किसी ने किसी से नहीं कहा। यानी किसी ने नहीं कहा कि सड़क की मरम्मत करो, धूल को साफ करो। किसी ने किसी को नहीं देखा और किसी ने किसी को देखा भी नहीं। सड़कें क्या हो गई, बिल्कुल नई चकाचक हो गई, जवान हो गई हैं। और बुढ़ापे की धूल, बहुत दिनों से जो धूल जमी हुई थी वह भी क्या हो गई है, साफ हो गई है। इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया है। और इमारतों ने नाजनीनों की तरह क्या कर दिया, श्रृंगार कर दिया है। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। और एक सब कुछ सही था, लेकिन मुश्किल की बात क्या थी, जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। यानी कि सब कुछ था दिल्ली में, सब कुछ होता जा रहा था, लेकिन नाक नहीं थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ क्या नहीं थी, नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। अब लेखक कह रहा है इस नाक की भी है ना एक लंबी दास्तान है, क्योंकि नालाई की नाक क्या थी, छोटी थी। अब उसी किसी की प्रतिमूर्ति, किसी की बच्चे की भी नाक नहीं आ रही, तब क्या करें, तो एक असली नाक लगाएगी बाद में। फिर
इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे, किसी वक्त आंदोलन हुए थे। राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था। नाक के लिए पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए और चंदा भी जमा किया था। कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे। गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, बहस होना। अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए, और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज्यादातर लोग खामोश थे। यानी कुछ तो जॉर्ज पंचम की नाक लगा दी जाए, कहाँ गई वो नाक, और कुछ तो पक्ष में, कुछ विपक्ष में, लेकिन ज्यादातर लोग क्या थे, निष्पक्ष थे, तटस्थ थे, ना तो उधर ना इधर, बस बीच में सुनते रहे खड़े खड़े। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी, और खामोश रहने वाला ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। यानी जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए। कोई मजाल, किसी की मजाल कि जॉर्ज पंचम की नाक तक कोई पहुंच जाए, लेकिन फिर भी नालायक की नाक को ले जाते हैं। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, यानी हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सारी नाकें खड़ी थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शान शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों? कहने का तात्पर्य क्या है कि इनके स्टेचू बहुत सारे नेताओं के लगाए गए हैं। अब उनके अपनी शान शौकत बचाने के लिए आज उन स्टेचुओं को, उन प्रतिमूर्तियों को कहाँ रखा दिया गया है? अजायब घरों में रखा दिया गया है। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा, यानी कि कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध भी होता रहा है। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई, अचानक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे। हथियारबंद तो जो सेना थी वो तो वहीं की वहीं रहे, लेकिन फिर नाक पता नहीं कहाँ ले गई। मुझे लगता है किसी पक्षी ने ही उड़ा ले गया होगा। गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई, यानी गश्त लगी रही पहरेदारों की सख्त कि कोई जॉर्ज पंचम की प्रतिमूर्ति तक या नाक तक कोई न पहुंच पाए। रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बढ़ी। और रानी आ रही है, यह तो हमारी खुशनसीबी है, और अब अचानक नाक नहीं है, ये तो बहुत बड़ी परेशानी हो गई। बड़ी सरगर्मी शुरू हुई, और बड़ी सरगर्मी क्या हुई? शुरू हो गई। देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। यानी कि खैर ख्वाहों तो देश की रक्षा करने वाले, भला चाहने वाले लोगों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहां सभी सहमत थे कि अगर नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाए। कहने का तात्पर्य नाक को इज्जत का प्रतीक माना गया। यदि नाक नहीं मिली और एलिजाबेथ अपने पति के साथ आ रही है तो उनकी नाक नहीं है, तो इसका मतलब हमारी नाक नहीं है, हमारी इज्जत चली जाएगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोंचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। और उच्च स्तर मशवरे हुए, दिमाग खरोंचे गए, तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना तो बहुत ही जरूरी है। देख लो कैसे गुलामी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो, और एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया तुम जल्दी से क्या हो, दिल्ली आओ। और मूर्तिकार पैसों का लालची था। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, पर जरा पैसे से क्या था, लाचार था। आते ही उसने हुकामों के चेहरे देखे, अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास, कुछ बदहवास। यानी कि बड़े बड़े जो लोग थे, नेता मंत्री थे, उनकी गर्दन को लटके हुए देख करके, उनके चेहरे को देख करके अब बेचारे मूर्ति कलाकार को के भी आंखों में क्या आने लगे, आंसू आने लगे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है तुझे, कि मूर्तिकार तुझे जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, चिंता नहीं करनी है। उसने भी कलाकार तो था ना, पैसे से तो लाचार था, कलाकार था। अच्छा तो कहा कि चिंता मत करो, मूर्ति की नाक लग जाएगी।
पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी। लेकिन मूर्तिकार कहता है कि मुझे यह पता होना चाहिए यह लाट या जो मूर्ति है यह कब और कहाँ बनी है। अब बेचारे लिपिक गए, क्लर्क गए, क्लर्क से बोला जाएगा इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया और इस लाट को बनाने के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया, कहाँ से मंगवाया गया था। बस मुझे कब और कहाँ बनी है और यह पत्थर कहाँ से, बस इतना बता दो, फिर मैं अपने आप ले आऊँगा। सब हुकामों ने एक दूसरे की तरफ ताका, यानी देखा। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। यानी एक दूसरे से कहा, किसी ने कुछ भी नहीं लिया, सामने देख रहा है, जैसे मैं आपको देख रहा हूं तो मैंने कहा कि तुम बताओगे ये चीज़ और मैं, आप सोच रहे हो कि मैं बताऊंगा ये चीज़। भाई एक दूसरे तरफ देखते रहे, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। किसको? एक क्लर्क को। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए। पेट चीरने का मतलब ये नहीं है कि इंसान का चीरा गया, यानी फाइलों को उखेड़ा गया, देखा गया। कहाँ की? पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट यानी खोला गया और कुछ भी पता नहीं चला। और बहुत सारी फाइलों को देखा क्लर्क ने, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला कि कहाँ और कब बनी है और कहाँ से पत्थर मंगवाया गया है। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, कि मेरी खता माफ करें, मुझे माफ करिए सरकार कि फाइलों में अब कुछ भी नहीं मिला है, मुझे वह फाइल मिली नहीं है, कहाँ से कैसे बनी है। भ्रष्टाचार तो फैला ही हुआ था, किसी ने पैसा खा लिया होगा, पत्थर कोई और मंगवाना था और कोई मंगवा लिया होगा। तुम्हें पता है आज ये भ्रष्टाचार वैसा ही है, पहले भी ऐसा ही था। तो कहाँ से मिलेगी फाइल? यानी फाइल ने हजम कर गई है उस बात को। हुकामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। अब जो भला चाहने वाले थे ना, उनके चेहरों पर, मंत्रियों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाएगी और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना चाहिए और इस नाक का दारोमदार आप पर है। यानी कि यह काम पूरी अच्छी तरह से होना चाहिए, यह काम केवल तुम ही कर सकते हो। एक सब कमेटी बैठा ली गई। देख लो, कमेटी दिख रही है आप लोगों को? दिख रहे हैं ना? 1 2 3 चेहरे, 4 5 6 7 8 9 10 चेहरे दिख रहे हैं ना आप लोगों को? देख लो। अब ये है खैरख्वाह, यानी देश का भला चाहने वाले। ये सब भ्रष्टाचार फैला हुआ है इनके ऊपर, सब लिपे हुए हैं ये। इनके घरों में जाके आज पर पुलिस वाले छापे सीबीआई भेज दो ना, तो बहुत सारा पैसा मिले। ठीक है। हाँ, आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। फिर दोबारा से मूर्तिकार को पहली बार बुलाया था तो क्या कहा? कलाकार तो था ही, पैसों से लाचार था। कहा गया कि मैं ला दूंगा, चिंता मत करो आप लोग, लेकिन मुझे ये बता दो कि मूर्ति कब और कहाँ बनी और इसका पत्थर कहाँ से मंगवाया गया। अब और भी नहीं हुई तो मूर्तिकार को दोबारा से बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया और मूर्तिकार ने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा पत्थर ही खोज कर लाऊंगा। इतना कुछ कर रहे हैं। आजकल तो रातों रात, तुम्हें पता है, रातों रात ही काम होता है सारा सब कुछ। तो रातों रात कार्य होता है तो रातों रात मूर्ति बन जाती। पर क्या पता, अब लेखक ने लिखा है। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आ गई। वो उन्होंने कहा, क्लर्क किसने? मूर्तिकार ने कहा कि मैं हिंदुस्तान प्रत्येक पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा पत्थर जहां मिलेगा मैं खोज कर ले आऊंगा, चिंता मत करो, मैं नाक लगा दूंगा। उनमें जान में जान आ गई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? यानी कि ऐसी कौन सी चीज है जो हिंदुस्तान में मिलेगी? मिल जाएगी। हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी है, इस देश के गर्भ में छिपी है। जरूरत है खोज करने, यानी कि मेरे हिंदुस्तान में सब कुछ मिलता है, लेकिन जरूरत है उसकी खोज करने की। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला जमाना खुशहाल होगा। यानी कि हम खोज करेंगे, हमें मेहनत करनी होगी, हम मेहनत करेंगे, आने वाला जो हमारी पीढ़ी है वो भी खुशहाल रहेगी। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों के खानों के दौर पर निकल पड़ा। और मूर्तिकार था वह हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों के खानों की दौर पर क्या हो गया? निकल पड़ाता है। अब वो देखते हैं लाता है या नहीं लाता है, लेकिन मिलता नहीं है नालायक को। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा, उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर
कहीं नहीं मिला, यह पत्थर क्या है, विदेशी है। यानी हिंदुस्तान के प्रत्येक पहाड़ पर गया पर मुझे ऐसा पत्थर नहीं पड़ा मिला इस किस्म का, अब मुझे लगता है यह पत्थर तो क्या है, विदेशी है। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर, विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके रहन सहन, जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। यानी हिंदुस्तान में सब कुछ मिल जाता है लेकिन पत्थर क्यों नहीं मिलता, क्यों नहीं मिल रहा। मूर्तिकार चुप खड़ा था, सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूंगा लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबारों वालों तक न पहुंचे। अब एक बार फिर मूर्तिकार के नया आइडिया दिमाग में आया। उसने कहा कि मेरा एक दिमाग में एक आइडिया है लेकिन यह बात अखबारों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। सभापति की आंखों में भी चमक आ गई और ऐसा कहने के पर सभापति की आंखों में भी क्या आ गई, चमक आ गई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। चपरासी को क्या हो गया, हुक्म हो गया और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए क्योंकि उसने कहा ना अखबारों में पता नहीं चलना चाहिए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं, अगर इजाजत हो और आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब तो है जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। यानी बहुत सारे नेताओं की मूर्तियां प्रतिमूर्तियां लगी हुई है तो क्यों ना जिसकी मूर्ति से पत्थर से मिल जाए उसकी नाक उतार कर ले आई जाए। सबने सबकी तरफ देखा, फिर एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। उसकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। यानी सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा लेकिन बड़ी होशियारी से, सभापति ने धीमे से कहा लेकिन बड़ी होशियारी से कहा। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा और फिर मूर्तिकार फिर विदेश भी नहीं गया, फिर देश के दौरे पर निकल गया। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था और नाप जॉर्ज पंचम की नाक का नाप था वह उसके पास था, उसने ले लिया था। दिल्ली से वह कहाँ गया, बंबई पहुंचा। दिल्ली से कहाँ पहुंचा, बंबई। अब बंबई में देखो किस किस की लाट है, दादाभाई नौरोजी, गोखले, तिलक साहब, शिवाजी, काउंसी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी, गुजरात की ओर भागा। यानी कि उन्होंने मुंबई जाकर दादाभाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, काउंसी, जहांगीर की नाकों की नाप लिया और फिर कहाँ गया, गुजरात चला गया। दिल्ली से बंबई गया, बंबई से कहाँ गया, फिर गुजरात गया। और वहाँ गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा। और गुजरात में गांधी जी, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा, नापा नाकों को। फिर कहाँ चला गया, बंगाल चला गया और वहाँ गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को देखा, नाप जोंक की और बिहार की ओर चल पड़ा। पहले कहाँ गया, दिल्ली से बंबई, बंबई से गुजरात गया, गुजरात से बंगाल गया, बंगाल से कहाँ चला गया, बिहार चला गया। घूम रहा है लेकिन फिर भी उसको सफलता प्राप्त नहीं होगी। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया और वहां चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया लेकिन फिर भी उसकी नाक का नाप नहीं मिलता है। घबराहट से कहाँ पहुंचा, मद्रास पहुंचा। यानी कि बिहार से उत्तर प्रदेश गया और उत्तर प्रदेश फिर कहाँ गया, वो घबराहट से मद्रास पहुंचा। वहां सत्यमूर्ति को भी देखा, मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। पंजाब लाला लाजपत राय, भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। यानी कि पूरा भारत घूम लिया। देख ले, मूर्तिकार बड़ा तेज था लेकिन फिर भी उसे दिल्ली से बंबई, बंबई से गुजरात, गुजरात से बंगाल, बंगाल से बिहार, बिहार से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से कहाँ गया, मद्रास पहुंचा, मद्रास से मैसूर, केरल गया और वहां से फिर वापस फिर कहाँ था, पंजाब। पंजाब में लाला लाजपत राय, भगत सिंह की लाटों से सामना उसका हो गया। आखिर दिल्ली पहुंचा, फिर वापस पंजाब से दिल्ली आ गया। उसने अपनी मुश्किल बयान की, पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियां देखा। फिर आते उसकी नजर झुकी हुई थी, कह रहा है पूरे हिंदुस्तान की चक्कर काटा है लेकिन ऐसी नाक मुझे प्राप्त नहीं हुई है। सबकी नाकों का नाप लिया पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। यानी जॉर्ज पंचम की नाक छोटी थी, सभी नाकें क्या निकली, बड़ी निकली। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे कि बस अब मूर्तिकार को मार दिया जाए बस।
मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार के सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 यानी सन 1942 में, बिहार के सेक्रेटेरिएट के सामने सन 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा। उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी थी। यानी कि क्या बात है, जॉर्ज पंचम की नाक छोटी थी क्या? बिल्कुल ही, जो बच्चों की नाक से भी नहीं मिली, सबकी बड़ी बड़ी मिल रही है। अब बताइए मैं क्या करूं? राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया और जॉर्ज पंचम की नाक को ना अच्छे से रगड़ रगड़ के उसे क्या किया गया? नहलाया गया, मल मल के रोगन लगाया गया। सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। यानी सब कुछ हो गया था बच्चों, लेकिन क्या नहीं थी? नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुकूमत तक पहुंची। फिर जो भले चाहने वाले लोग थे, मंत्री लोग, उनके पास फिर बातें पहुंच गई। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम की नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब यह तो अपनी नाक कटाने वाली बातें हुई है। आ गया ना मुहावरा, नाक कटना, नाक काटना। तो मतलब जब हमें जॉर्ज पंचम की नाक ही मिलेगी तो रानी जी का स्वागत कैसे हम करेंगे? इसका मतलब हमारी नाक क्या हो जाएगी? कट जाएगी। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। कलाकार था, पैसे से लाचार था, लेकिन हार मानने वाला नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई। यानी कि एक दिमाग में बहुत ही अजीबोगरीब, हैरत करने वाला, आश्चर्य करने वाला, विस्मय करने वाला एक आइडिया दिमाग में आया। लेकिन उसने पहली शर्त दोहराई। क्या? जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए। मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। देख लो भाई, देखो बच्चों, अब जिंदा नाक लगानी है उसको। यानी कोई मर गया हो, उसकी नाक लाओ और इसे फिट कर दो। उसको तो बेचारी को बड़ी भी है तो उसे थोड़ा काट दो, लगानी तो पड़ेगी। तो कह रहा है कोई जिंदा नाक काट कर लगाओ और लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। जैसे उसने कहा तो सब उस कमेटी में सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा और कुछ मिनटों बाद सभापति जो होता है ना, वो सभी की तरफ देखा, आंख घुमा करके देखता है। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया, यानी भौचक्का हो गया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम, आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए। कलाकार था ना, उसको तो पैसे चाहिए थे बस, और कुछ नहीं। वो तो नालायक खुद की नाक काट के दे देता शायद। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग गई। यानी कि इंडिया गेट के सामने जो जॉर्ज पंचम की लाट थी उस पर नाक लग गई। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया और उसकी रवाब होती है, जो काई होती है ना, हरी हरी लग जाती है, वह रवाब निकाली गई और ताजा पानी डाला गया ताकि जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। यानी कि उसके बाद जो तालाब था, उसको तालाब को, मूर्ति के आसपास का तालाब क्या था, सुखाकर उसे साफ किया गया और उसमें ताजा पानी भरा गया, उसकी रवाब निकाली गई जिससे वो नाक थी वह सूख ना पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी और इस बात की खबर जनता को बिल्कुल भी नहीं थी। सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। अब मूर्तिकार ने तो बता तो दिया आइडिया, अब खुद के ही आइडिया से क्या था, वो परेशान हो रहा था। किसकी जिंदा नाक लाए? जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, कुछ पैसे और मांगे नालायक ने, वह उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी। यानी उस दिन, खास दिन कौन सा? जिस दिन रानी अपने पति के साथ आए उस दिन नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों ने खबर छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है। यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती।
अब अखबार वालों ने अपनी जो उसका सार्थकता होती है ना, सार्थक अखबार वालों का क्या होना चाहिए, एक मुख्य नजरिया यानी सफाई यानी सुसतता होना था, उसको प्रकट कर दी। नाक वालों अखबार वालों ने खबर छाप दी कि जॉर्ज पंचम की ये जिंदा नाक लगाई है, यानी ऐसी नाक जो बिल्कुल भी पत्थर की नहीं है। अब लोगों को पता चल गया। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। क्या बात गौर करने की थी? उस दिन देश में कहीं भी किसी भी उद्घाटन की खबर नहीं थी। उस देश में कहीं पर भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा और किसी ने कोई फीता भी नहीं काटा। कोई सार्वजनिक सभा भी नहीं, यानी कोई उद्घाटन की खबर भी नहीं थी अखबार में। किसी ने फीता भी नहीं काटा और कोई सार्वजनिक सभा भी नहीं हुई थी। कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ और कहीं पर किसी का अभिनंदन भी नहीं हुआ। कोई मान पत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी। कोई मान पत्र भेंट करने की नौबत भी नहीं आई। किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ और किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर कोई स्वागत समारोह भी नहीं हुआ था। किसी का ताजा चित्र भी नहीं छपा और किसी का ताजा चित्र भी नहीं छपा। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी भूत के लिए। यह है आपके जो जॉर्ज पंचम की नाक है, यह यहाँ समाप्त होती है। कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों कि मूर्तिकार कलाकार था, वो तो बड़ा लाचार था पैसों का, लेकिन वह कह रहा था कि मैं यह काम कर दूंगा। अंत में वह एक जिंदा नाक लगाने की बात करता है, वह लगाई भी जाती है। पहले तो कहा कि ठीक है कि पूरे हिंदुस्तान में पहाड़ों पर घूम कर आया, कहा कि ऐसे ये तो पत्थर यहाँ का नहीं, ये तो विदेश का है। तो वो कहता है सभापति कि पूरे हिंदुस्तान में सब कुछ मिलता है, वह खोज करने की आवश्यकता है। फिर कहता है कि हमारे नेताओं की मूर्ति की कोई नाक लगा दें। तो वह दिल्ली से बम्बई से बंगाल, बंगाल से बिहार, बिहार से मद्रास, मद्रास से केरल, यानी बहुत से जगह पे गया, पंजाब, फिर दिल्ली में आया वापस। फिर कहता है कि यह तो नहीं मिली। फिर कहता है कि बिहार में जो सेक्रेटरी में जो 1942 में जो हमला हुआ था उसमें 42 बच्चे कुछ शहीद हुए, तो उनकी नाक ही लगा दें। तो उनकी भी नाक बड़ी निकली। अब क्या करें? अब कहता है कि जिंदा नाक लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसे तो पैसे चाहिए था ना, और कुछ भी नहीं चाहिए था नालायक को। तो उम्मीद करता हूं बच्चों यह जो जॉर्ज पंचम की नाक है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ऐसा समझना बच्चों कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो में इनके अभ्यास प्रश्न लेके आऊं, एक एक प्रश्न का आंसर आपके दिमाग में होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं बच्चों, दोस्तों मेरे, कि आपको यह बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।